अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सियासी माहौल है ये इमरान हुकूमत को गिराने के लिए अदम एतमाद की तहरीक लाने का ये माहौल बना हुआ है। अपोजिशन और हुकूमत दोनों की उम्मीद भरी जो निगाहें हैं ये इस वक्त जहांगीर तरीन पर टिकी हुई हैं। सवाल ये है कि 2018 के इलेक्शंस के बाद जिस तरह से जहांगीर तरीन के जहाज़ ने उड़ान भरी थी, वही जहाज़ तहरीक इंसाफ के रनवे पर पेट्रोल डलवा कर टेक ऑफ के लिए खड़ा है। मगर अभी ये वाज़ेह नहीं है कि इसकी लैंडिंग मुस्लिम लीग नवाज़ के रनवे पे होती है। तहरीक इंसाफ के मुसाफिरों को लेकर एक फ़ज़ाई सैर कराने के बाद वापस वहीं पे लैंड कर जाता है। अपोजिशन दावे तो करती आ रही है कि 20 से ज़्यादा हुकूमती कानून साज उनसे राब्ते में हैं और वक्त आने पर हुकूमत गिराने के लिए अदम एतमाद में वो अपना हिस्सा भी डालने को तैयार हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर देर किस बात की और फिर होमवर्क कैसा? क्योंकि अपोजिशन को इमरान खान को घर भेजने के लिए सिर्फ 10 अरकान असम्बली की ज़रूरत है। हुकूमती अरकान को तोड़ना थोड़ा मुश्किल मरहला ज़रूर है, लेकिन इसके साथ अगर हुकूमत के साथ जुड़े जो इत्तेहादी हैं उनकी बात करें तो उन्हें तोड़ने की कोशिशें भी कामयाब नज़र नहीं आ रही हैं। क्योंकि खान साहब अपने इत्तेहादियों को वजारतें बांट कर जिस तरह खुश करने जा रहे हैं वो शायद अभी अपोजिशन के लिए करना ज़ाहिर मुमकिन नहीं है। लिहाजा इमरान खान हुकूमत गिराने के वाहिद ऑप्शन जो है, इस हुकूमत को गिराने का जो वाहिद ऑप्शन है ये जहांगीर तरीन ग्रुप का जो है ना, ये अगर वो अपना जो वज़न है वो अपोजिशन के पलड़े में डालता है तो ही कामयाब होगा, जिसके साथ शहबाज शरीफ की खुफिया मुलाकात का इंकशाफ भी हुआ है। मगर सवाल ये है कि क्या जहांगीर तरीन के पास 2018 वाली जादू की छड़ी अभी भी है और क्या वो छड़ी इमरान खान के बगैर काम करेगी या नहीं? तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जहांगीर तरीन ग्रुप की ऑन चौधरी की रिहाइशगाह पर मीटिंग हुई, वहाँ क्या फ़ैसला हुआ वो जहांगीर तरीन ने कुछ ऐसे अल्फाज में बताया। जहांगीर तरीन और उनके साथी इमरान खान और उस्मान बुज़दार के साथ खड़े होंगे या ये फैसला वक्त आने पर किया जाएगा? देखिए, ये बातें तो आज हुई हैं। यही हमने सोचा है कि इसके बारे में मशावरत जारी रखें और आइंदा नशिस्त में आके इसको मज़ीद आगे लेके जाए। अब जहाँ पर अपोजिशन हुकूमत गिराने के लिए पूरा एतमाद है, वहीं जो हुकूमती वुज़रा हैं वो बड़े बेपरवाह हैं। जैसे शहबाज शरीफ की भाग दौड़ की उन्हें कोई फ़िक्र ही नहीं है। फवाद चौधरी जो आज से पहले अपोजिशन को चैलेंज करते आए हैं वो जहांगीर तरीन की खुफिया मीटिंग पर थोड़ा दिफा करते हुए नज़र आते हैं, या उन्होंने चैलेंज नहीं किया बल्कि उनका ये मानना है कि जहांगीर तरीन भी पार्टी के साथ ही रहेंगे। क्या कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब, ये भी देखिए। इमरान खान की हुकूमत को ना वफाक में कोई ख़तरा है ना पंजाब में कोई ख़तरा। जहांगीर तरीन साहब का बहुत एहतराम का ताल्लुक है मेरा, और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा फैसला करेंगे। वो पार्टी के साथ रहेंगे और किसी तौर पर भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। नाज़रीन, जहांगीर तरीन शुगर मिल की एक इंक्वायरी को लेकर पार्टी से नाराज़ हैं और अपना एक ग्रुप लेकर अभी तक तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो हैं, जो अपोजिशन के लिए एक आसान हदफ हो सकता है। लेकिन क्या अपोजिशन इस ग्रुप को हुकूमत के ख़िलाफ़ मैदान में उतारने में कामयाब हो सकेगी? यही एक बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रही हैं तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं अंदलीब अब्बास साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा आपका। अंदलीब अब्बास साहिबा, हुकूमत के एक्शन से लग रहा है कि हुकूमत घबरा रही है। जो बातें अब हो रही हैं जहांगीर तरीन खान के हवाले से कि वो ऐसा नहीं करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं खौफ तो है कि वो कर सकते हैं, लेकिन बड़ी पॉजिटिव और मीठी मीठी बातें हो रही हैं तरीन साहब को लेकर। जिस तरह आप इत्तेहादियों में भी वजारतें बांटने जा रहे हैं, काबीना में भी तौसी करने जा रहे हैं, पंजाब में तरक्याती फंड्स जो है ना वो देने जा रहे हैं, तो हुकूमत को कहीं ना कहीं टेंशन तो है कि तहरीक अदम एतमाद अगर जहांगीर तरीन ग्रुप की वजह से कामयाब होगी तो बड़ा नुकसान होगा। शुक्रिया शाजिया। सबसे पहली बात यह है कि उल्टी बात है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो उसने बिल्कुल ये जो अपोजिशन है प्रूव कर दिया है कि ये इस काबिल ही नहीं है कि इसको कोई तवज्जो दी जाए। इनके पास आप देखें रोज़ सेनेट का इजलास होता है, इनके अपने बंदे पूरे नहीं होते। इन्होंने हमारे बंदे क्या लेने हैं? मतलब अभी भी जो बिल पास हुए हैं उसमें भी यही था, इनके बंदे नहीं आए। लीडर ऑफ अपोजिशन उस दिन आए ही नहीं जिस दिन स्टेट बैंक का बिल पास होना था। उसके अलावा आपने बजट देखा है, आपने हमारे दूसरे फैक्टिव के बिल्स देखे हैं, हर दफ़ा एक बहुत बड़ा होता है और कभी 20 कभी 30 कभी 40 मेंबर इनके नहीं आते। और दूसरी बात यह है कि आप देखें 1 मार्च लेके सिंध से निकल रहा है, 1 मार्च लेके मार्च में निकल रहा है, 1 फरवरी में निकल रहा है। तो इनकी तो आपस में कोई सीधी बात नहीं है, आपस में अदम एतमाद है। तो मैक्सिमम यही होगा कि ये आपस में जिसको कहते हैं
अपना काम मकाम पाश पाश करके दोबारा अपनी मुंह की खाएंगे। इसलिए हमें तो कोई किसी किस्म की, जिसको कहते हैं ना, इनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है या कुछ भी नहीं है। टेंशन नहीं है, पता है कि बेचारे शिकायत नहीं, टेंशन नहीं, हालतों में है, बिल्कुल नहीं है। इनकी तरफ से टेंशन नहीं है तो तरीन ग्रुप की तरफ से टेंशन है। चलिए ऑपोजिशन को तो जरा एक साइड पे रख देना, तरीन ग्रुप की तरफ से टेंशन है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि वो हमारे साथ। आप लोग कैसे कह सकते हैं इस एतमाद की वजह क्या है? और वो तो नाराज हैं आप लोगों से, एक अलग ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं, आए रोज मीटिंग्स होती हैं इस ग्रुप की। लेकिन ग्रुप्स मीटिंग करें, उनकी बिल्कुल उनको, और इख्तलाफ भी होता है, हर चीज पे होता है, हमारी मीटिंग्स में होता है, हमारी कैबिनेट मीटिंग्स में होता है। ये तो एक अच्छी जमहूरी जिसको कहते हैं, लेकिन कैबिनेट में जो इख्तलाफ होता है, कैबिनेट आदि कोई धड़ा बनाकर तो नहीं बैठ जाती है ना, वो तो अगले हफ्ते सब लोग एक ही टेबल पर उसी तरह बैठे हुए होते हैं। अब ये तरीन ग्रुप आप लोगों के साथ है? नहीं है जी, बिल्कुल, ये भी आते हैं, सारे हमारे कैबिनेट की मीटिंग्स में आते हैं, हमारी असेंबली के वोटिंग में आते हैं, सब आते हैं। ये आपने देख लिया, हर दफा होते हैं। नहीं तो अगर जिस तरह इत्तेहादियों की मुलाकातें हो रही हैं ऑपोजिशन के साथ, तो अगर आप लोगों को ये टेंशन नहीं है ऑपोजिशन की तरफ से, इत्तेहादियों की तरफ से, तो ये वजारतें देने का और काबीना को तौसीह करने जा रहे हैं, उसमें तौसीह करने जा रहे हैं, इत्तेहादियों को मजीद वजारतें देने का फिर क्या मतलब है? मेरा ख्याल है आपने शायद ये हमें पूरे 3.5 साल में नहीं देखा। हम वो हुकूमत हैं जो कि कॉन्स्टेंटली अपनी जो वजारतें हैं उनकी इवैल्यूएशन करते थे, परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स किए हमने, पहली दफ़ा हिस्ट्री में ये हुआ है। और जब हमें फील होता है कि जी कोई ऐसा शोबा है जिसके अंदर हमें रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है, या जिसके अंदर शफलिंग की ज़रूरत है, या जिसके अंदर चेंज की ज़रूरत है, हम करते हैं। नहीं तो इत्तेहादियों को भी आपको वजारतें देने की ज़रूरत अब महसूस हो रही है? क्योंकि हम सबको पता है काफ लीग भी नाराज रहती है और MQM भी नाराज रहती है, और इस माहौल में जब उनकी मुलाकातें हो रही हैं ऑपोजिशन के साथ, तो उनको वजारतें देना जाहिर है हम तो कहेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, परेशानी है, टेंशन है। मुझे तो नहीं पता कौन सी वजारतें मिल रही हैं किसको, इसलिए मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकती। अगर ये एक मफरूजा है तो मेरे ख्याल है हमें वेट करना चाहिए। मफरूजा नहीं है, आपके अपने वज़रा ये कह रहे हैं कि वजारतें भी देंगे। हम लोग महसूस कर रहे हैं कि पंजाब जो है बहुत बड़ा सूबा है, वहाँ पे भी काबीना में तौसीह होनी चाहिए, काफ लीग को भी वहाँ पर वजारतें मिलेंगी, और यहाँ पर वफाक में जो आपके इत्तेहादी हैं यहाँ पर भी जो है ना वजारतें देंगे आप लोग इत्तेहादियों को। देखिए, मैं इसीलिए कह रही हूँ ना, कहने की बात और होती है, करने की बात और होती है। जब ये होगा उस वक्त आप पूछें, या जिसने ये कहा है आप उससे पूछें, क्योंकि मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट से वाकिफ नहीं। शिबली फराज साहब ने ये बात की है कल एक टीवी टॉक शो में। जाहिर है पार्टी लेवल पर ये डिस्कशन हो रही है, ये पॉलिसी बन रही है, तो बात कर रहे हैं ना, वो कोई हवा में तो नहीं बात कर रहे। मैंने जैसे कहा ना कि मेरी इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी और मेंबर के इल्म में बात है तो आप उनको पूछें, जरूर पूछें, लेकिन मेरे इल्म में ये बात नहीं। अच्छा, आपके इल्म में ये बात है कि इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक के कवानीन में ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है, और ये सब कुछ हुकूमत अपने फ़वाइद के लिए इसलिए कर रही है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं, क्योंकि जो हाल PTI का KPK में हुआ है, आप लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर पंजाब में हो, और आप लोगों को शायद इस बात का भी इदराक है कि बुज़दार साहब उस तरह से कैंपेन नहीं चला सकते हैं, इसलिए जो है ना वो वज़रा भी शामिल होंगे और जो हुकूमती सरकारी मशीनरी है वो भी इस्तेमाल होगी। आप लोग जो ऑर्डिनेंस लाने जा रहे हैं इसके लिए आप सब वो काम करें जिसकी आप लोग ऑपोजिशन में माजी में मुखालफत किया करते थे। नहीं, ये आप मैं ज़रा तस्रीह कर दूँ, ये जब MNAs को मना किया जाता था तो हमने ही, जब हम ऑपोजिशन में भी थे, हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा था कि जी ये बात सही नहीं है। अगर आपको कोई एतराज़ है कि जी कोई शेड्यूल के दौरान कोई बजट रिलीज हो रहा है, बाकी रिलीज हो रहा है, उस पर आप करें, लेकिन आप किस तरह से MNAs को रोक सकते हैं? हमारा ये स्टांस तब था, हमने एक पिटिशन भी दी थी इस पे। अब ये इसका फायदा सिर्फ हमें नहीं होगा, इसका फायदा ऑपोजिशन को भी होगा, क्योंकि MNAs जब रोके जाते हैं, हुकूमत ऑपोजिशन को कैसे फायदा होगा? सब ऑपोजिशन के पास क्या है आवाम को देने के लिए? ऑपोजिशन क्या दे सकती है अब हमको इस वक्त? उनको क्या फायदा होगा अभी?
नहीं तो बात सुने, बात तो बिल्कुल सिंपल सी है कि हम ये तो नहीं कह रहे कि जी शेड्यूल के दौरान अगर कोई फंड्स रिलीज होते हैं या कोई और चीज होती है तो उसकी भी इजाजत दी जाए। हमने तो सिर्फ ये कहा है कि उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को विजिट करने और अपनी कॉन्स्टिट्यूंट से बात करने, जिसका मतलब ये है कि पूरे पार्लियामेंटेरियंस, ऑपोजिशन प्लस जो है ट्रेजरी बेंचेस को आप लोग समझ भी रहे हैं इस चीज को कि अल्टीमेटली जो अट्रैक्शन अवाम को हुकूमती लोग दे सकते हैं, वुज़रा दे सकते हैं, एमएनएस दे सकते हैं, वो ऑपोजिशन के एमएनएस तो नहीं दे सकते। अल्टीमेटली तो फायदा हुकूमत को ही है ना, आप लोगों को ही होगा इसका। तो मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप हुकूमत में भी हैं और आपको इजाजत नहीं मिलती कि जी आप वहां जाके कैंपेनिंग करें, तो जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो भी हमने फंड्स देने हैं या प्रोमिसेस करने हैं, वो तो वैसे भी कर सकते हैं। नहीं तो जो जाहिर सी बात है, अगर इमरान खान साहब जाकर एक जगह पर कैंपेन करते हैं उसमें तो फर्क होगा एक आम कैंडिडेट के कैंपेन करने में और किसी सीनियर वजीर के या प्राइम मिनिस्टर के कैंपेन करने में एक फर्क तो होगा। क्या बात कर रही हैं आप? नहीं तो वो हम तो कह रहे हैं सबको करें। अगर एक ऐसा बंदा जो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है और एक ऐसा बंदा जो चीफ मिनिस्टर है और रहा हुआ है, वो जाके करना चाहते हैं, हमें उस पर तो कोई इतराज नहीं। माजी में आप लोग मुखालफत करते रहे हैं इस चीज की? नहीं, माजी में हम मुखालफत इस बात की करते रहे हैं और हमने पिटीशन ये दी थी कि जी अगर उनके लोग जा रहे हैं और आप उनको नोटिस नहीं दे रहे तो आप हमें क्यों नोटिस दे रहे हैं। अव्वल तो सबको जाने की इजाजत दी जानी चाहिए और इस पे हमने खत भी लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन को। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब बाबा। मेरे साथ ही नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब। जावेद अब्बासी साहब, ये जो इनकशाफात हो रहे हैं, हमारे ज़राए भी ये बता रहे हैं कि नून लीग की और जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की मुलाकात हुई है, लेकिन दोनों तरफ से ना तो तस्दीक की जा रही है ना तरदीद की जा रही है। तो इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग जो ना तो उधर से अभी बताने का वक्त जो है ना मुनासिब समझा जा रहा है, ना आप लोगों की तरफ से। राब्ते तो हो रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत को गिराने के लिए कोई मुफाहमत बातचीत चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, सियासी लीडरशिप सियासी लोगों के साथ राब्ते रखती है, राब्ते होते भी रहते हैं, मुलाकातें भी होती हैं, पार्लियामान के अंदर भी मुलाकातें होती हैं, पार्लियामान के बाहर भी मुलाकातें होती हैं। और जहांगीर तरीन साहब ने खुद 2 दिन पहले कहा है कि मैं सबसे मिल रहा हूँ। जो अभी आपने देखा कि उन्होंने अपनी मीटिंग के बाद कहा कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात माशी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, हुकूमत डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है, लिहाजा उन्होंने कहा है कि मेरी मुलाकातें हो रही हैं। और शहबाज शरीफ साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मुलाकातें हो रही हैं। मैं अब किसी मुलाकात को मैं ना कंफर्म कर सकता हूँ और ना मैं तरदीद कर सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि तरदीद आप लोगों की तरफ से फौरन उस चीज़ पर आ जाती है जो वाकई नहीं हुआ होता, लेकिन अगर आप लोग तरदीद नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब मुलाकात हो रही है। छुपाने की कोई ख़ास वजह, या भी आप नहीं समझते कि सही वक्त है कि इन चीज़ों को मंजर आम पर लाया जाए? मेरा ख्याल है इतनी बात काफ़ी है कि ये सियासी मुलाकातें लोगों से जारी हैं, लोगों से मुलाकातें की जा रही है और खुलकर उनसे ये बात की जा रही है कि ये हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। हम किसी को ये नहीं कहते कि आओ हमें वोट दो, हम नहीं कहते कि हमें प्राइम मिनिस्टर बनाओ, हम नहीं कहते कि हमारा साथ दो। पाकिस्तान बचाने के लिए इस मुल्क के जो लोग जिस महंगाई के अजाब में रोजाना की बुनियादों पर जिन्हें धकेला जा रहा है, और अब तो वो इतने मुश्किलात में पड़ गए हैं कि उनका जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन हुकूमत इतनी पुरएतमाद है, वो कहते हैं कि आओ सारे मिलकर
लोगों के लिए कोई भलाई कर सके। वो तो जहांगीर तरीन ग्रुप को अलग मानने को तैयार ही नहीं है। उनकी टोन इतनी बदली सी नजर आ रही है, इतनी पॉजिटिव है जहांगीर तरीन साहब को लेकर कि वो तो पार्टी का हिस्सा है, हो ही नहीं सकता वो पार्टी के खिलाफ चले। वो बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, हम भी और वो भी। तो हुकूमत की बड़ी टोन बदली हुई है जहांगीर तरीन को लेकर। क्या ये प्रेशर की वजह से है या वाकई अब ये हुकूमत को आपको लगता है कि अदराक हो चुका है कि तरीन साहब कभी भी जो है ना वो साथ छोड़ सकते हैं? हुकूमत का पूरा अदराक है। जिस तरह उन्होंने जहांगीर तरीन साहब की बेइज्जती की है, जिस तरह उनके साथ उन्होंने रवैया अख्तियार किया है, जिस तरह उस आदमी की तजलील करने की हुकूमत और उसके लोगों ने कोशिश की है, जिस तरह उन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जिस तरह उनके ख़ानदान पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, वो जहांगीर तरीन जिसने इसे हुकूमत बनाने में, इस पार्टी को यहाँ पहुँचाने में, पंजाब की हुकूमत बनाने में जिसका कलीदी किरदार था, उसके साथ जो इन्होंने रवैया किया है वो किसी सूरत में इन्हें माफ करने के लिए ना तैयार है, ना इनसे वो राब्ते कर रहे हैं। और उन्होंने तो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा और पिछले एक हफ्ते में 2 मीटिंग की है और दोनों मीटिंग में उन्होंने कहा कि हुकूमत डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। उन्होंने हमसे ज्यादा शायद वो इस मामले पर कंसर्न है कि पाकिस्तान के माशी हालात बहुत खराब हैं और अगर फौरी तौर पर कोई इकदाम न किए गए तो कहीं देर ना हो जाए कि हम सारे मिलकर ठीक ना कर सके। इसलिए इत्तेहादियों ने तो आपको, इत्तेहादियों की कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है आप लोगों की तरफ। आप देखें काफ लीग से जो मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब जब चलकर गए उसके बाद मोनस इलाही साहब का जो बयान आया, इमरान खान को उन्होंने बड़ी थपकी दी कि हम आपके साथ हैं, उस वक्त बड़ी एक माहौल ठंडा हो गया। इसके अलावा MQM भी जो है ना, वो हमें MQM का माजी भी पता है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो इत्तेहाद में थे तो हर महीने लड़ाई होती थी, हर हफ्ते लड़ाई होती थी और उसके बाद जो है वो तब आखिरी वक्त तक उन्होंने साथ नहीं था छोड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो बात यह है कि आप लोग बिल्कुल रिलाय कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब पर और आप लोग इतने पूरा एतमाद हैं कि वही आपका जो है ना वो साथ देंगे? वक्त आने पर मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। आज वक्त आने पर ये आप जरूर देखेंगे कि काफ लीग कहाँ खड़ी होगी, MQM कहाँ खड़ी होगी और GDA कहाँ खड़ी होगी। जहांगीर तरीन ग्रुप तो है ही है, ये सिर्फ टाइमिंग की बात है। टाइम से पहले अगर तो जहांगीर तरीन ग्रुप आप लोगों के साथ है फिर तो किसी इत्तेहादी की भी जरूरत नहीं है। नहीं, मैं पहले अपनी बात आपसे कर चुका हूँ कि ये सारा मामला हम जात के लिए नहीं कर रहे। अगर ये मामला हमारी जात का होता तो हम किसी के पास चल के ना जाते। ये मामला सिर्फ हमारी जात का होता कि हमें प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो किसी को से हम ना कहते। ये मामला पाकिस्तान की सिक्योरिटी का है। मैं इस जाती तौर पर भी समझता हूँ कि माशी हालात इतने खराबी की तरफ जा रहे हैं कि ये सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है इस मुल्क के लिए। यहाँ के लोगों को इतनी ज्यादा तकलीफ है। कल इन लोगों ने सियासत करनी है, अपने अपने हलकों में जाना है। आज के जो हालात हैं, आप क्या समझती हैं कि जो इस हुकूमत के साथ खड़ा होगा या इस हुकूमत के इत्तेहादी इनके साथ खड़े होंगे, कल वो उनकी सियासत अपनी बड़ी खतरे में है। और तमाम इत्तेहादीज़ ने एक जबान में होकर कहा है कि हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। तमाम इत्तेहादीज़ ने कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई जो है तारीख की सब बदतरीन शक्ल। तो फिर ऐसे वज़रा ने कहा है कि अभी फैसला न किया गया तो देर हो जाएगी। और जो मौक़िफ़ अपोजिशन का था, हमसे बढ़कर इत्तेहादी जब कह रहे हैं तो इससे ज्यादा हम। जावेद अब्बासी साहब एक चीज बताएं ना, खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि उनके कुछ वज़रा हैं जो सिर्फ इस इंतज़ार में है कि उनको टिकट दिए जाएं, उसके बाद वो फैसला करेंगे PTI को छोड़ने का। फिर तो आप लोगों के पास इतना अच्छा मौका है कि अगर वफाकी वज़रा जो हैं वो आप लोगों के साथ चलने को, मिलने को तैयार हैं, इस हुकूमत को छोड़ने को तैयार हैं, फिर आप लोगों ने कोई टिकट्स देने का उनको फैसला नहीं किया? ये फैसला हो जाना चाहिए। ये सारी मोडेलिटीज तय हो रही हैं, मुख्तलिफ जमातन के आपस में भी मीटिंग हो रही है, इनके जो ग्रुप्स हैं उनके साथ भी मीटिंग हो रही है, इनके जो MNAs हैं उनके साथ भी हो रही है, इत्तेहादियों के साथ भी मीटिंग हो रही है। और ये सारा अमल बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जब ये सारा अमल मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी एतमाद में लिया जाएगा और फिर हुकूमत के खिलाफ कोई एक। लेकिन आप लोग कोई टाइम फ्रेम क्यों नहीं दे रहे हैं? अदम एतमाद कब लेके आएंगे आप लोग? क्योंकि आप देखिए ना, 27 फरवरी से इनका लॉन्ग मार्च शुरू होगा पीपल्स पार्टी का, 23 मार्च से आप लोगों का शुरू हो जाएगा। अदम एतमाद का टाइम फ्रेम, वक्त, तारीख आप लोग बता क्यों नहीं रहे हैं? या आप इस इंतजार में है कि श्योरिटी इस बात की हो कि नंबर्स पूरे होने चाहिए?
अदम एतमाद की तहरीक का टाइम कभी भी पहले नहीं दिया जाता। ये कभी भी दुनिया में और न हमारे ममालिक में भी 2 दफा अदम एतमाद हुआ, इसका पहले डोड़ा या अलाम या तारीख नहीं दी जाती। ये इतनी खामोशी से सबमिट होता है कि उस दिन सेक्रेटेरिएट को भी 1 मिनट पहले पता चलता है कि अदम एतमाद उसके खिलाफ आ गई है। क्योंकि अगर ये डेट पहले दी जाए तो प्राइम मिनिस्टर और कुछ लोगों के पास बड़े बाकी चीजें करने के लिए होती हैं, लिहाजा हम ये मौका किसी को नहीं देंगे। ये मॉडलिटीज जो है ये अपोजिशन को तय करनी है, आप हम पे छोड़ें। किस ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं? हुकूमत तो ऑपोजिशन के इस इत्तेहाद का मजाक इतना उड़ाती है कि ये उस हाउस में अदम एतमाद लाने की बात करें जहां आप लोगों के पास मेजॉरिटी नहीं है, नंबर्स पूरे नहीं है। जहां नंबर्स पूरे होते हैं जिस हाउस में आप लोगों के, वहां तो आप लोगों की यकजहती नजर नहीं आती और हुकूमत ने जो बिल पास करवाने होते हैं वो पास करवा लेती है। स्टेट बैंक तरमीमी बिल के साथ भी ऐसा हुआ और 3 दिन पहले वो जो ओगरा बिल पास हुआ उसके साथ 3 बिल पास हुए, उसमें भी ऐसा ही हुआ और चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ गया। ये शाहजिया साहबा मैं आपसे इतना अर्ज कर दूं कि इस दफा जब भी अदम एतमाद की तहरीक आएगी इंशाल्लाह वो कामयाब होगी। अदम एतमाद की तहरीक आई उसी वक्त गई जब अददी तादाद भी पूरी होगी और उससे कहीं ज़्यादा मेंबरान जो है वो हमारे साथ खड़े होंगे। इसी सूरत में हम इस दफ़ा मैदान में उतरेंगे और अगर उतरे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लेके आएंगे या स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी आएगी? ये फैसला बहरहाल अपोजिशन की बड़ी जमातों ने बैठ के करना है। फ़र्क तभी बड़ा पड़ेगा जब वज़ीर आज़म के खिलाफ आए, लेकिन बहरहाल फैसला सियासी कायदीन ने बैठ के करना है। ये भी तय होना बाकी है कि पंजाब से शुरू करेंगे या वफाक से? चीज़ें बहुत सारी तय शायद हो चुकी होंगी या हो रही हैं, लेकिन उनकी मॉडलिटीज इस वक्त टाइम नहीं है या मुनासिब टाइम नहीं है कि उनको इस स्टेज पे डिस्कस किया जाए। लेकिन जिस तरह कल जलसा किया इमरान खान साहब ने, वो तो बड़े वसूख के साथ, बड़े एतमाद के साथ कह रहे थे, वो बातें उनकी वही थी जिस तरह वो अपोजिशन के दौर में किया करते कि छोड़ूंगा नहीं और एनआरओ नहीं दूंगा। लेकिन कल जिस तरह हमने लोगों की आमद देखी उनके जलसे में, ज़ाहिर है लोगों की एक अच्छी तादाद थी उस जलसे में। तो एक तरफ हम लोग भी ये कहते हैं, आप लोग भी ये कहते हैं कि आवाम तंग है, महंगाई है, मसाइल हैं, लेकिन फिर आवाम उनके साथ चलने को तैयार क्यों है? अगर पंजाब हुकूमत है, उनके पास हुकूमत हो तो जलसा कराना मुश्किल नहीं है और जाहिर है उनकी एक अपनी जमात भी है। लेकिन जो वज़ीर आज़म की तकरीर थी उस तकरीर से अंदाज़ा हो गया था कि वज़ीर आज़म साहब को एहसास हो गया है कि अब मेरा ज़्यादा देर शायद रहना मुश्किल है। लिहाजा उन्होंने ऐसी तकरीर, आदमी वो इसी वक्त करता है या वो अपोजिशन में पहुंच जाता है या अपोजिशन की तरफ चल पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि कल वज़ीर आज़म साहब ने खुद भी साबित कर दिया है कि वो पैनिक भी हैं और उन्हें अंदाज़ा भी हो गया कि अब चीज़ें उनके। लेकिन आप लोगों की तहरीक का एक फ़ायदा, आप माने ना माने, इत्तेहादी ज़रूर जो है ना वो इसका फ़ायदा उठा लेंगे। जिस तरह उन्हें वजारतें और देने का जो है ना वो हुकूमत सोच रही है, काबीना में तौसीक कर रही है, पंजाब में 30 अरब तरक्याती फ़ंड। आप लोगों की इस तहरीक का फ़ायदा किसी को हो ना हो, आपके इत्तेहादियों को, हुकूमत के इत्तेहादियों को ज़रूर हो जाएगा। देखिए मैं पहले कह चुका हूं, मैं अब भी दोबारा वो अपनी बात रिपीट करूंगा कि ये मामला कुछ सौदेबाजी का नहीं है, ये फ़ायदे और नुकसान का नहीं है। ये मामला पाकिस्तान की सालमियत से रिलेट करता है। पाकिस्तान के माशी हालात इतने ख़राब है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, गवर्नेंस के इतने सीरियस इशू हैं कि अगर आप सब ने मिलकर फौरी इकदाम न किया तो अल्लाह न करे कहीं देर हो जाए और किसी के हाथ में कुछ ना आए। लिहाजा ये इदराक सब तरफ है, ये सारे सोच रहे हैं, इवन PTI के MNA सोच रहे हैं, उनके मिनिस्टर सोच रहे हैं। इसी तरह तो वो यहाँ इनसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं। वो समझते हैं कि ना इनके पास कोई माशी टीम है, ना वो समझते हैं कि पंजाब की हुकूमत एक ऐसे आदमी को दी है जो डिलीवर नहीं कर सकता। उन्हें पता है कि पंजाब में 5 पावर हाउसेज हैं जो मुख्तलिफ जो है पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। लिहाजा अब मामलात बहुत ही खराबी की तरफ जा रहे हैं। इस खराबी को रोकने के लिए सारे इकट्ठे होकर एक आखिरी, मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह जो होगा लाएमल उसमें सारे शामिल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद अब्बासी साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन के क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक कोई हुकूमती ओहदेदार या सरकारी मशीनरी किसी भी इलेक्शन में न्यूट्रल रहनी चाहिए, लेकिन डस्का इलेक्शन में डॉक्टर फिरदौस ताशिक अवान की बहसियत वज़ीर
खिलाफ कानून एंट्री हो या अली अमीन गंडापुर की कश्मीर इलेक्शन में पैसे बांटने और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में करोड़ों रुपए के फंड्स देने का वादा। उन्हें तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी जारी किए, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने ख़त के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर को भी मुतनब्बे किया कि वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में ना जाएं, लेकिन हमने देखा खिलाफ वर्जियाँ वहाँ पर जारी रहीं। नाज़रीन, इससे पहले कि किसी भी दूसरी सियासी पार्टी या इलेक्शन कमीशन का एतराज़ सामने आए, हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है, जिसके नाफिज होने के बाद इंतखाबात में हुकूमती ओहदेदार न सिर्फ अपनी इलेक्शन मुहिम चला सकेंगे बल्कि जलसे जुलूसों में भी हिस्सा ले सकेंगे, यानी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इत्तलात हैं कि वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के कानून में तब्दीली के लिए अब एक ऑर्डिनेंस लाने का फ़ैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक में तब्दीली के बाद वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त मिल जाएगी। यकीनन नाज़रीन, ये एक गैर मामूली तब्दीली साबित हो सकती है, क्योंकि इसके बाद हुकूमती ओहदेदार सिर्फ इलेक्शन मुहिम या जलसे जुलूस नहीं कर सकेंगे, बल्कि जो सरकारी मशीनरी है, वसाइल हैं, असर रसूख है, उसके इस्तेमाल होने को जो इम्कानात है उसको भी रद्द नहीं किया जा सकता। और हुकूमती नुमाइंदों पर पाबंदी की अवलीन वजह भी यही है कि लेकिन तहरीक इंसाफ में वज़ीर आज़म समेत बहुत से वज़रा इलेक्शन कमीशन के ऐसे कवायद को हवा में उड़ा भी चुके हैं। इस मौजू पर मैं बात करूँगी, मुझे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, हुकूमत ये जो ऑर्डिनेंस लाने जा रही है कि अब अगली बार जो भी इलेक्शंस हों, इलेक्शंस की कैंपेन्स में वज़रा भी जा सकते हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी जा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी जा सकते हैं, तो आपको लगता है कि हुकूमत ये अपने फ़वायद के लिए कर रही है? अभी अंदलीब अब्बास साहिबा से मेरी बात हो रही थी, उनका जवाब ये था कि सिर्फ हमें फ़ायदा नहीं होगा, इसका फ़ायदा तो अपोजिशन को भी होगा, लेकिन सवाल ये है कि जो हुकूमत में होता है उसके पास कुछ देने के लिए होता है ना आवाम को, अपोजिशन के पास तो कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली तो ये हुकूमत अपने फ़वायद के लिए कर रही है। सर देखो जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो आइन के आर्टिकल 220 के तहत मुकम्मल इख्तियारात हैं कि ऐसी कानून साजी ऑर्डिनेंस के जरिए हो या पार्लियामेंट के लिए या ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के जरिए हो, हर तरीके से उसको इलेक्शन कमीशन जो है वो तस्लीम करने का रवादार नहीं है। ये आर्टिकल 220 में मुकम्मल इख्तियारात दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इस हवाले से जजमेंट दी है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात को कम नहीं किया जा सकता, ज्यादा तो किए जाते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन कम नहीं किए जा सकते। अब ये जो आज ऑर्डिनेंस जारी होने की जो खबरें आ रही हैं, जैसे कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर वो चाहे तो ये अपने आइन के आर्टिकल 220 के तहत इस पर अमल दरामद ना करे, लेकिन एक रास्ता वो निकालेगा। उसका रास्ता निकलने का तरीका ये होगा कि जो हमारा इलेक्शन एक्ट है उसमें ये लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ईवीएम के जरिए भी इलेक्शन कराने पर रजामंद नहीं है, लेकिन हुकूमत तो उसके भी रास्ते तलाश कर रही है। लेकिन वो रास्ता इस तरह बनेगा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 232, 231 के तहत, 234 के तहत वो सियासी जमातों को इन्वाइट करेगा और उसमें लिखा हुआ है कि सियासी जमातों की, जो पार्लिमानी सियासी जमातों की मशावरत से कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया जाता है या तरमीम की जा सकती है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो इस ऑर्डिनेंस की रोशनी में तमाम जो पार्लिमानी सियासी जमातें उनको इन्वाइट करेगा, उनसे राय लेगा, तो ज़ाहिर है वो उसको इनकार कर देंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अमल दरामद करने का रवादार नहीं है। और अगर सब राजी हो जाते हैं फिर अमल दरामद होगा? राजी होना मुश्किल नजर आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि इसके नहीं, ऑप्शन तो ये है ना, ऑप्शन तो मौजूद है ना, हमें तो सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है। इलेक्शन पाकिस्तान के पास दोनों रास्ते हैं, या तो मशावरत के लिए बुलाए या वो कहे कि चूंकि हमारे इख्तियारात कम कर दिए गए हैं तो हम इसको तस्लीम करने का रवादार नहीं है, क्योंकि जो ज़ाब्ता इख्तियार तैयार किया जाता है ना, वो आइन के आर्टिकल 218 वो मद्देनजर रख के इसमें लिखा होता है शफाफ इंतखाबात करवाना वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि इसके इलेक्शन के पाकिस्तान को इन्होंने आयन ऑर्डिनेंस वो सिर्फ उन्होंने ज़ाब्ता इख्तियार में तरमीम कर दी, लेकिन इसके नीचे एक और भी लिखा हुआ है, वो सेक्शन 168 भी है, 169, 170, उसमें ये लिखा हुआ कि ऐसा कोई जो हुकूमत के अरकान हो या कोई भी हो, अगर वो वोट को तरगीब देता है, लालच देता है, पैसा तकसीम करता है, डेवलपमेंट चार्ज, डेवलपमेंट फाइनल करता है, उसको करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आता है। तो ये अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो इख्तियारात हैं, अगर ज़ाब्ता इख्तियार को वो जद में नहीं आएंगे तो करप्ट प्रैक्टिस के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनको ज़ाब्ता इख्तियार उसमें ले आएगा।
तो ये हुकूमत ये मामलात अदालत, अगर इलेक्शन कमीशन के साथ मामलात ये नहीं बनते हुकूमत के, तो ऑर्डिनेंस के हवाले से तो ये अदालत जा सकती है हुकूमत। हमारा पॉइंट भी यही है कि ये चूंकि आइन से मुतसादम है, ये जो ऑर्डिनेंस जो आ रहा है ये इलेक्शन एक्ट के साथ, लेकिन ऑर्डिनेंस भी तो आइन ही है ना, ऑर्डिनेंस भी तो आइन के तहत ये हुकूमत ला सकती है, कोई भी हुकूमत ला सकती है। नहीं, जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो आइन के आर्टिकल 220 या 218 से मुतसादम है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो उसको तस्लीम करने, मानने ना मानने का उसको मुनावजार नहीं है, उसकी मर्जी है कि वो तस्लीम ना करे। उसको कहेंगे हमें तो ये आइन से मुतसादम है, इसका टकराव है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हम लोग तस्लीम नहीं करते। तो इसके बारे में फैसला करेगा, जब ऑर्डर आ जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना फैसला करेगा, मीटिंग होगी, तलब होगा, और जो कमीशन जो फैसला करेगा वो सामने आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये हुकूमत जो पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत जल्दी में ही सब कुछ करने जा रही है? ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये दरअसल लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाने के लिए ही उन्होंने ये अपना ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, ताकि वज़ीर आज़म, वज़रा वो जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट में डेवलपमेंट फंड के नाम से दीगर और तरीके से बरात देने के साथ से सेहत कार्ड, एजुकेशन कार्ड, जितने भी कार्ड ये इशू कर रहे हैं, तो उनको तरगीब देने के लिए, उनको लालच देने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए ये अपना हरमा इख्तियार करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का अपना रेट खत्म हो रही है, तो मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसके बारे में कोई अहम फैसला करे और अपना वे आउट पेश। और आप ये भी समझते हैं कि KPK में जो के बल्दियाती इलेक्शन में जो शिकस्त हुई, ये जो अब हुकूमत ये जो इकदाम लेने जा रही है, ये भी उसकी एक बहुत बड़ी वजह, क्योंकि अगर ये करना चाहते, अगर इन्हें ये पता होता कि वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, तो शायद ये ऑर्डिनेंस पहले ही आ जाता। नहीं, एक बड़ी अहम बात यह है जो हमने महसूस किया है, इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद मुल्क में इंतखाबी झगड़े फसादात होंगे, पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे हो जाएंगे। जिस तरह के खैर पुख्तनख्वा में कोशिश की गई थी, वो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 2 अहम शख्सियात को उन्होंने नाहिल करार दे दिया था। वो ठीक है, हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रियायत दे दी, रिलीफ दे दिया, वो उनके अपने होता है हाई कोर्ट का। लेकिन इलेक्शन में पाकिस्तान का खौफ, दबदबा जो था, रेट जो थी, वो इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद कमजोर हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान किस कानून के तहत उनको उनकी जो है जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब करते हैं, या पुलिस स्टेशन पर कब्जा करते हैं, या हंगामा राई करते हैं। हुकूमत पर लाजिम नहीं है कि इस तरह के इकदाम लेने से पहले इलेक्शन कमीशन को एतमाद मिले और मुशावरत के साथ काम हो। इस हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को किसी मामले में भी एतमाद में नहीं लिया, ना कभी मशावरत ही, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, इंटरनेट वोटिंग हो, फोर्सेज पाकिस्तानियों का मामला हो, या इलेक्शन कमीशन या उनके इंतखाबी इस्लाहात के बारे में जो लाना चाहते हैं, किसी मामले में भी इन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एतमाद में, मशावरत में नहीं लिया है। ये हुकूमत ने अपना तो इससे तो आप समझते हैं कि इलेक्शंस की जो शफाफियत है, जाहिर है वो भी मुतासिर होगी। इलेक्शन की पूरी शफाफियत मुतासर होगी। इलेक्शन का आइन का आर्टिकल 218 मुतासर हो जाएगा, वो मफलूज हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की आइनी जिम्मेदारी। दुनिया के तमाम ममालिक में, इंडिया में ज़ाब्ता इखलाक की इतनी सख्ती से पाबंदी होती है कि वज़ीर आज़म अपने आवाने प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल नहीं सकता इलेक्शन के दिनों में। ये तो तमाम दुनिया के रिकॉर्ड है। इसके बाद जो हमारे ऑब्जर्वर आएंगे इंटरनेशनल, वो भी ये कहेंगे कि पाकिस्तान में तो ज़ाब्ता इखलाक ही नहीं है, तो इलेक्शन शफाफ कैसे होंगे, तो वो भी इतराज़ात करेंगे तमाम ऑब्जर्वर। क्या ये हुकूमत का इक़दाम धांधली के मुतरादिफ है? इसे चीटिंग अगर बोलें तो गलत तो नहीं होगा? ये मैं सबसे बड़ी तारीखी मिसाल में देता हूँ कि जनाब ये मौजूदा हुकूमत ने जो ऑर्डर्स लेके आए हैं, ये 7 मार्च 1977 की दहाई में खड़े हो गए हैं, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी तमाम फरी लाल कर दिया था, तो मुल्क में हंगामा राई हुई, धांधली हुई, पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे हो गए और उस इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया गया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। इसके बाद पोलिंग स्टेशनों पर प्रिजाइडिंग ऑफिसरों की जो इख्तियारात है वो खत्म हो जाएंगे। उनके बंदे अंदर आएंगे, वो टेम्परिंग करेंगे, वोट डालेंगे। जैसे डस्का की रिपोर्ट में देखे ना, वही डस्का वाला मंजर सामने आ जाएगा जो डस्का में किया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी गायब हो गए। तो इस लिहाज से अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कौन सा इख्तियार रह गया कि वो कंट्रोल करेगा? कंट्रोल करने के तमाम इख्तियार तो बस ऑर्डर ने खत्म कर दी। तो ये बड़ा एक सीरियस मसला है। हमारी तमाम सियासी जमातों को बैठ के सोचना चाहिए और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो अपना एक्शन लेगा,
लेकिन हमारी जो बाकी दीगर सियासी जमातें उनका ही फर्ज बनता है ना कि वो हालात पर निगाह रखे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साबित्री इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। हुकूमत ने कौमी इदारों और शख्सियात के ख़िलाफ़ मनगढ़ंत और जाली ख़बरों को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइबर क्राइम एक्ट को तरमीम के ज़रिए अब मज़ीद सख्त करने का फ़ैसला किया है और इसके लिए सदर मुमलिकत अब एक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। अब यूट्यूब या दूसरे मीडिया पर जाली खबरें फैलाने वाले ख़बरदार हो जाएं, क्योंकि कानून में इस तरमीम के बाद बहुत से जो फेक न्यूज़ फैलाने का जो सिलसिला कॉन्शियसली उनकी तरफ से जारी था, ये सिलसिला बंद होने जा रहा है। वरना क्योंकि जाली खबर देने पर कैद की सज़ा को बढ़ाकर 5 साल जबकि 10 लाख तक जुर्माने की सज़ा इसमें हो सकेगी। फेक न्यूज़ ऑर्डिनेंस का इत्तलाक सोशल मीडिया पर भी होगा। जाली खबर की शिकायत कोई भी पाकिस्तानी शहरी कर सकता है और इस इलेक्ट्रॉनिक मुकदमे की जो समाअत है ये भी 6 माह में मुकम्मल हो जाएगी और अगर 6 महीनों में फैसला नहीं होता तो जज हाई कोर्ट को जवाब देने का पाबंद होगा। इसमें कोई शक नहीं है नाजरीन कि फेक न्यूज़ को रोकना यकीनन खुश आइंद है और इसकी हिमायत सबसे पहले हम जैसे ही सहाफ़ी करेंगे, क्योंकि सहाफ़त में सच की तलाश और इसे नशर करना यही पहला उसूल है सहाफ़त का। लेकिन बैनुल-अक़वामी इदारे फ्रीडम नेटवर्क की शाया रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पेका यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का जो कानून है ये पाकिस्तानी सहाफ़ियों को खौफजदा करने और खामोश कराने का ज़रिया बनकर सामने आया है। 2019 से 2021 में पीका कानून के तहत लगभग 2 दर्जन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए थे, जिसमें से 70% को गिरफ्तार करके उन्हें तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया था। नाज़रीन, फेक न्यूज़ से पाक सहाफ़त भी बाज़ औक़ात हुकूमत को पसंद नहीं आती है। जायज़ तनकीद भी हो वो भी हुकूमत को पसंद नहीं आती है, क्योंकि सहाफ़ियों का जो अवलीन काम है ये आवाम की आंखें और कान बनकर मुआशरे की जो ख़राबियाँ हैं, जो मसाइल हैं, उनकी निशानदही करना होती है, जिसकी तनकीद जो है ये उमूमन अरबाब इख्तियार को पसंद नहीं होती और सहाफ़त के बुनियादी उसूलों में है कि ये किसी भी दबाव से आज़ाद होकर खबर दे। ऐसे में पीका जैसे कवानीन को फेक न्यूज़ की आड़ में रख कर क्या मुल्की सहाफ़त को काबू करने की कोशिश की जा रही है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब, आपको भी याद होगा कि 2016 में पार्लियामेंट ने मैंने एक नया कानून पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 पीका मंजूर किया, जिसके तहत जो था कि सोशल मीडिया पर जो मतनाज़ मवाद है, फिर सिक्योरिटी इदारों अदलिया के ख़िलाफ़ जो भी प्रोपेगेंडा करेगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। अब ये जो हुकूमत है ये इसमें मज़ीद तरमीम करके सिटीज़न प्रोटेक्शन रूल्स हुकूमत इसमें शामिल करने जा रही है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये फेक न्यूज़ की आड़ में हुकूमत जो है ये जो एक सच्चाई है उसकी भी आवाज़ को बंद करना चाहती है? शुक्रिया शाजिया, बिल्कुल आपने ठीक कहा और उसकी बड़ी बुनियादी भी वजह है, इसलिए कि तनकीद को आप किस तरह डिफाइन करते हैं। यानी आप जब तक उसकी तारीफ नहीं करेंगे कि मैं किसी के अगर जिस तरह इसके अंदर लिखा है, अभी ज़ाहिर है उसका ड्राफ्ट उस तरह नहीं आया है, लेकिन जो चीज़ सामने आई है वो ये कि जब आप ये कह रहे हैं कि इदारों पे, फौज पे, अदलिया पे और दीगर इदारों पे, अव्वल तो जब आप ऑर्डिनेंस लाते हैं तो दीगर इदारों से क्या मुराद है आपकी, उसको डिफाइन करें। फिर तनकीद से क्या मुराद है। मैं कभी भी फौज के प्रोफेशनल रोल पे तनकीद नहीं करूंगा, डेफिनेटली। मैं हमेशा अगर फौज के या अदलिया के सियासी किरदार पे तनकीद करूंगा, मैं किसी फैसले पर तनकीद करूंगा, तो क्या मुझे उसके फैसले पर तनकीद करने का इख्तियार आप मुझसे छीन रहे हैं? और अगर वो उसका कोई सियासी रोल है तो उस पर अगर मैं तनकीद करूंगा तो आप उससे रोक रहे हैं। तो इस चीज को डिफाइन होना चाहिए। जब आप एक ब्लैंकेट वो कर देते हैं, और पाकिस्तान में आर्टिकल 19 का जो गलत इस्तेमाल है वो इसी वजह से होता है कि आर्टिकल 19 ने उन चीजों को डिफाइन नहीं किया प्रॉपरली
कि जी जब मैं किसी पे तनकीद का कह रहा हूं तो मैं किस चीज पे तनकीद कर रहा हूं। मैं इस चीज पे तनकीद कर रहा हूं कि भाई आपका ये सियासी किरदार बनता नहीं है, तो आप अपना सियासी रोल क्यों प्ले कर रहे हैं? तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या मैं आईने पाकिस्तान की खिलाफवर्जी कर रहा हूं? मतलब ये है कि हमें ये इनडायरेक्टली मैसेज दिया जा रहा है कि गलत को जो है वो आपने गलत नहीं कहना, उसको आपने सही करना है, नेगेटिव को भी आपने पॉजिटिव बनाकर पेश करना है। नहीं शादिया, बुनियादी तौर पे जो भी हुकूमत आती है उसका यही मसला है कि वो चीजों को जिस तरह अब ये आज अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट होती तो इमरान खान इस फैसले को पर तनकीद कर रहे होते डेफिनेटली कि जी आज जब इमरान खान खुद हुकूमत में है तो इमरान खान वही कर रहे हैं जो कल की हुकूमत ने किया था। तो बुनियादी तौर पे इस चीज का मतलब ये है ये हुकूमत पिछली हुकूमतों से एक कदम आगे जाके सारे इकदाम कर रही है। देखिए ना 2016 में ये बना था ना, तो इसको क्रश हुकूमत कर रही है, हुकूमत एक कदम आगे बढ़ के कर रही है। ये मैं आपको बताऊं शादिया कि उस वक्त इमरान खान ने इस कानून की मुखालफत की थी। हाँ। और इस कानून को उस वक्त की जो वजीर थी IT की अनुशा रहमान, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी मीडिया से कि जी मीडिया क्यों नवाज शरीफ पे तनकीद कर रहा है, मुस्लिम लीग पे तनकीद कर रहा है। तो उन्होंने उस चीज को रोकने के लिए कि जी सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ बहुत कैंपेन चल रही है, उसको रोकने के लिए उन्होंने ये कानून बनाया। अब मसला हमारे पार्लियामेंटेरियंस का ये है कि वो कानून पढ़ते नहीं है जिस वक्त वो जो बन रहा होता है। जब वो कानून बन जाता है तो फिर जब उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो अब मसला ये है कि उस कानून में आप मजीद ये तरमीम कर रहे हैं, मजीद पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को बेहतर अंदाज में हैंडल नहीं किया जा रहा, चीजों को उसी अंदाज में हैंडल किया जा रहा है जिस तरह मादी के हुक्मरानों ने हैंडल किया। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज पर जो कंक्लूड वो होगा उसका नतीजा ये होगा कि आप लोगों को पकड़ेंगे, मुझे तो लगता है कि चले टीवी पे तो लोग फिर भी बहुत एहतियात के साथ बात करते हैं, चलते हैं। सोशल मीडिया में तो लोग बहुत ही आज़ादी के साथ वो बात, बहुत से ऐसे एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं जो प्रोग्राम्स भी करते हैं, जिनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं, वो बातें जो वो टीवी चैनल्स पर बैठकर नहीं कर सकते, वो अपने यूट्यूब चैनल्स पर वो बातें ज़रूर करते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत हर तरह से दरवाजे बंद करने की कोशिश कर रही है। देखिए, आप कवानीन बनाएं और कवानीन के लिए मैंने ज़ाती तौर पे बहुत मौजूदा वज़ीर इत्तलात को भी, माजी के वज़ीर इत्तलात को भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी भिजवाएं, ड्राफ्ट भी भिजवाएं, लेकिन ये जो करने जा रहे हैं ये सीधा सीधा पाबंदी लगाने जा रहे हैं कि जी मैं नहीं कहूँगा, अगर मैं ये नहीं कहूँगा, अगर मैं एम्पायर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये उस तरह की चीज़ होने जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी एम्पायर न्यूट्रल हो गया, मैं ये नहीं कह सकता कि जी अदलिया ने ये फैसला जो है देखिए सहाफ़ी का काम तो खबर निकाल के लेके आना है ना। अब वो खबर ये तो फेक न्यूज़ की आड़ में उस सहाफ़ी के खिलाफ आप तो कोई भी बहाना बनाकर कार्रवाई कर सकते हैं। इस चीज़ का फैसला कौन करेगा कि सहाफ़ी की आप नहीं उसकी तस्दीक करेंगे? आप तो उस खबर आज तक देखिए, आज तक जो भी कवानी, जो भी यही पैका 2016 जो है, इस सिलसिले में जितने भी राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जितने भी सहाफ़ी हैं, उनके खिलाफ जिस तरह उन्होंने पकड़ लिया सहाफ़ियों को, उन्होंने इंसानी हुकूक के लोगों को पकड़ लिया, उनको हथकड़ियां लगा दी, लेकिन जब अदालतों के सामने पेश किया गया तो अदालतों ने पूछा इन पे चार्ज क्या है, वहां FIA प्रूव नहीं कर सकती। अब सिर्फ ये दबाव में डालने की बात है, ये हरासा करने की बात है, और ये चाह रहे हैं कि उनके ऊपर तनकीद बंद हो जाए। आपको लगता है ये कानून दूसरे जो जमातें उनको भी सूट करता है? अब जाहिर है हर दौर में सहाफ़ियों ने तो कोड़े तक भी खाए हैं, पीपल्स पार्टी का दौर हो, नून लीग का दौर हो, जनरल मुशर्रफ का दौर हो, हर दौर सहाफ़ियों के लिए तंग रहा है। तो यही मसला है शादिया कि हमने हर दौर में हर अपोजिशन को, मैंने ज़ाती तौर पे जो भी प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर्स रहे हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता था कि कल इनकी पार्टी हुकूमत बनाएगी, उन सब से यही बात की जाती थी कि भाई जो अपोजिशन में रह के बातें करते हो वही हुकूमत में आके किया करो। मसला ये होता है जो अपोजिशन में वो बातें करते हैं, जो आज अपोजिशन बातें कर रही है आज़ादी सहाफ़त की, वो कल जब हुकूमत में आएंगे तो वो वही करेंगे जो आज इमरान खान कर रहे हैं। तो ये जो आज कानून बना देंगे, ये आपको लगता है कि कल नून लीग की आती है, वट एवर ABC जो भी गवर्नमेंट, उसको सूट करेगा? ये आप देखें ना, 2016 का कानून है ना ये। हाँ। तो इमरान खान को सूट कर रहा है ना ये। हाँ। आज इमरान खान उसी कानून को जिसकी कल वो मुखालफत कर रहे थे, आज उसी को बेहतर, उसी को अपने लिहाज से और ज्यादा सख्त करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो जाहिर है हर हुकूमत को ऐसे कवानीन सूट करते हैं
जिसके तहत मीडिया जो है उन पर तनकीद ना करे। मजहर साहब, ये हुकूमत तकरीबन 1.5 साल रह गया, अब कल से तो बाकायदा इन्होंने अपने इंतखाबी जलसों की, आप कह दें कि अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ भी कर दिया। ये एंड में आके हुकूमत इतनी बौखला क्यों गई है? 1.5 साल जब रह गया तब इन्हें याद आया भाई पंजाब तो बहुत बड़ा सूबा है, वहाँ पर भी जो है काबीना में तोसी होनी चाहिए। 1.5 साल रह गया, 30 अरब के फंड्स भी आपने वो देने हैं। जब अदम एतमाद की बातें बहुत चल रही हैं, राब्ते बड़े हो रहे हैं अपोजिशन के इत्तेहादियों के साथ, तो इन्हें लगा कि नहीं वजारतें भी दे दें हम इत्तेहादियों को तो वो राजी हो जाएंगे। ये बुखलाई हुई है हुकूमत। देखिए, मैं बौखलाहट का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, अलबत्ता पैनिक जरूर है। आज जो इन्होंने काबीना से इलेक्शन कमीशन का कानून पास किया, मुझे तो लगता है बौखलाहट का लफ्ज भी इस्तेमाल करेंगे तो बस खत्म। चले, मैं तो नहीं करता, इसलिए आप तो बच गए। देखिए, उसका मसला क्या है? मसला ये है कि आज इन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक ऑर्डिनेंस पर काबीना ने कहा कि जी उसमें वफाकी वज़रा को जो है इलेक्शन कैंपेन की इजाजत दी जाए। वो क्यों कहा? इसलिए कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं और पंजाब में पीटीआई समझती है कि उस्मान बुज़दार तक उस तरह कैंपेन नहीं चला पाएंगे, लिहाजा उस कैंपेन के लिए बहुत जरूरी है कि वजीर आजम खुद पंजाब में जाएं, वज़रा खुद पंजाब में जाएं, क्योंकि उनमें बहुत से लोग हैं जो अच्छे मुकर्रर हैं, जो तकरीर करते हैं। असल चीज वजीर आजम का है, वरना उन्हें लग रहा है कि मुस्लिम लीग सब वही काम कर रहे हैं जिनकी माजी में मुखालिफत करते रहे हैं। वो हमेशा से वही काम कर रहे हैं, पिछले 3.5 साल में उन्होंने सारे वही काम किए जिसकी वो मुखालफत करते रहे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।